मैं सुनील अमृत संसार अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे आज। इससे पहले आपके कई चैप्टर आ चुके हैं। इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था के हम इससे पहले कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि संविधान सभा। संविधान सभा के अलावा संविधान की अनुसूचियां, संविधान के स्रोत के अलावा संविधान की विशेषताएं, यानी कि कुल मिलाकर 4 चैप्टर अब तक आपके हुए हैं। तो आज का जो ये चैप्टर होना है, ये रहेगा आपको कौन से नंबर का, तो 5वें नंबर की क्लास है आपकी। 5वीं क्लास रहेगी भारत का संवैधानिक विकास, के भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ के बारे में ही इसमें चर्चा करेंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखिए 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी 1599 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के 217 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया था, जिस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो 1599 ईस्वी में किया गया था। कितने लोगों ने किया, 217 लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत व उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी के कई अधिकारी भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आए, कि इस समय लगभग 1600 के आसपास में भारत में जो शासन कर रहे थे वे थे मुगल वंश। मुगल वंश में भी अगर बात करें तो आपका 1600 ईस्वी के आसपास कौन थे, तो अकबर। इसके बाद 1605 ईस्वी में कौन आ गए, जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में एक प्रमुख अंग्रेज आए थे जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में इंग्लैंड से जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इस समय भारत में पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव था और उन लोगों का जो है पश्चिमी घाट पर्वत के क्षेत्र में उन लोगों ने अधिकार कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी कंपनी ने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई गई आपकी, वो कहां पर लगाई गई थी, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम जो पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन इसी के 1 साल बाद, ठीक है, 1612 ईस्वी में इन लोगों ने पुर्तगालियों के साथ युद्ध शुरू कर दिया और 1613 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे स्वाली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री इन लोगों ने स्थापित की। उसके बाद इन लोगों का भारत में व्यापार बढ़ता चला गया, यानी कि 1613 ईस्वी के बाद ये लगातार भारत में अपना विस्तार करते रहे और 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई और इन्होंने बंगाल पर अधिकार कर दिया। और उस समय अगर बात करें पलासी युद्ध के समय, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद क्या हुआ कि इस कंपनी का प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो इंग्लैंड की सरकार ने या इंग्लैंड की संसद ने इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट पारित किया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी भारत में अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और उनका व्यापार का विस्तार भी बहुत अधिक तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी कारण इंग्लैंड की संसद ने कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक एक्ट पारित किया, एक कानून बनाया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। चलिए तो पढ़ेंगे आज जो है हम, ठीक है। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये भारत में सबसे पहला कानून, लिखित रूप से सबसे पहला कानून माना जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को भारत में सबसे पहला कानून माना जाता है और ये इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाया गया था। इंग्लैंड की संसद के द्वारा ही इस कानून को बनाया गया। इसी कानून के बारे में बात करेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे उन सब के बारे में बात करेंगे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये इंग्लैंड की जो कंपनी थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आया था, ठीक है। इंग्लैंड की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही
इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया इंग्लैंड की कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आया, और धीरे धीरे इन लोगों ने फिर इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी कई एक्ट आए। उन्हीं सब एक्टों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के जो मुख्य प्रावधान थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, गवर्नर के स्थान पर, देखिए मैंने आपको बताया कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था उस पद का नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और भारत, सॉरी, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल जो बनेंगे वे बनेंगे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहाँ पर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स की सहायता करने के लिए एक गवर्नर परिषद का भी गठन किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक गवर्नर परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 5 सदस्य, यानी कि एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य इसमें होते थे, तथा इसके द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत के माध्यम से लिया जाता था। जैसे कि 5 मेंबर हैं तो 3 एक तरफ हो जाए 2, एक साइड 3 हो जाए और एक साइड 2। तो जिस और भी 3 मेंबर होते थे, जिस बात से भी सहमत 3 मेंबर होते थे, उनकी ही बात को माना जाता था या उनके द्वारा ही कोई कानून बनाया जाता था। तो ये बहुमत से इसमें निर्णय लिया जाता था। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसी एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया था। इसी कारण 1 साल बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। मुख्य न्यायाधीश जो थे इसके, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो सर एलिजा एम्पे इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें, बंबई व मद्रास के जो गवर्नर थे बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, यानी कि उनके अंडर में कर दिया गया। बंगाल के अंडर में बंबई और मद्रास के गवर्नरों को भी कर दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे वे आपके, ठीक है, उनकी बात को बंबई और मद्रास के गवर्नरों को भी मानना होता था। 5वें पॉइंट की बात करें तो कंपनी को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्था बनाई गई। एक संस्था का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो संस्था थी ये, इसमें अगर बात करें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये निवेशकों का समूह था, यानी कि जो कंपनी के वास्तविक मालिक थे, निवेशक जो थे, निवेशक कंपनी के जो वास्तविक मालिक थे उनका ये समूह था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो था ये निवेशकों का समूह था। बात करें बी में या दूसरी संस्था की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो ये कंपनी को चलाने वाले अधिकारी थे और इनकी संख्या हुआ करती थी कितनी? तो 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 24 मेंबर इसमें होते थे। ये जी, इसके बाद अगला जो एक्ट आया उसे 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट इसे कहा जाता है। पिट्स इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था। तो 1784 में जो एक्ट आया उसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ मुख्य प्रावधान कौन-कौन से थे? इसमें एक तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और अलग से संस्था बनाई गई, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था बनाई गई कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जो भारत में ही रहकर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करती थी। इसके बाद गवर्नर परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी, पहले 5 थी, अब 4 कर दी गई, यानी कि एक संख्या कम कर दी गई और 1 + 3 इसमें मेंबर कर दिए गए। यदि अब जो है निर्णय जो लिया जाएगा, गवर्नर प्लस 1 भी अगर मेंबर गवर्नर के पक्ष में आ जाता था, तो ऐसे में गवर्नर की बात को मानना पड़ता था उसमें। यदि तीनों ही एक तरफ हैं, तो फिर आपका गवर्नर कुछ भी इसमें कार्य नहीं कर सकता था। ठीक है? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 2 मुख्य प्रावधान किए गए। एक तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अगर इसमें सदस्यों की बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो कुल 6 इसमें मेंबर हुआ करते थे और इंग्लैंड की संसद का कोई मंत्री इसका अध्यक्ष हुआ करता था। दूसरा, इसमें गवर्नर परिषद जो होती थी उसमें सदस्यों की संख्या 5 के स्थान पर 4 कर दी गई। इसके बाद अगला जो एक्ट था आपका, वो इसके 2 साल बाद आया। 1786 का संशोधन अधिनियम के नाम से उसको जाना जाता है। 1786 का संशोधन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या हुआ
ये जो एक्ट लाया गया, ये संशोधन अधिनियम जो लाया गया, ये कॉर्नवालिस, इस समय कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और उन्हीं के संबंध में इस एक्ट को लाया गया। और कॉर्नवालिस को भारतीय सेना का, भारत में जो अंग्रेजों की सेना थी, उस सेना का प्रमुख बनाकर भारत में भेजा गया। इसके अलावा इसको ये भी अधिकार दिया गया कि गवर्नर परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी, गवर्नर परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी किसे दिया गया? तो कॉर्नवालिस को दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अगर वो चाहे तो गवर्नर परिषद के कानून को रद्द करके अपना कानून भी बना सकता है। ठीक है, तो इस एक्ट में अगर देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। एक तो ये कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, दूसरा इसे भारतीय सेना का प्रमुख बनाकर भेजा गया, तीसरा गवर्नर परिषद के निर्णय को या फैसले को रद्द करके अपने फैसले को लागू करने का अधिकार इसमें कॉर्नवालिस को दिया गया था। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो एक्ट आया वो 1793 का चार्टर एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट इसे कहा जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ? कंपनी का जो शासनकाल था, इसमें कंपनी के शासनकाल को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो 1793 में आपको एक ही बात याद रखनी है, कंपनी का जो शासनकाल था उसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है जी। चलिए अगले एक्ट पे चलते हैं। अगला जो एक्ट आया वो आएगा आपका 1813 का चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए जी इसमें क्या क्या है। तो 1713 का चार्टर एक्ट इसे कहा जाता है। इसमें एक पहला फैक्ट तो यही है कि कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, भारत में चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए भारत में जो है, भारत में इंग्लैंड की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे एकाधिकार प्राप्त था। यानी कि इंग्लैंड की और कोई कंपनी भारत में इस कंपनी के अलावा व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन इस एक्ट के अनुसार इंग्लैंड की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय का जो क्षेत्र था, चाय के लिए कहा गया कि चाय का व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके अलावा और कंपनी भी आकर भारत में अनेक व्यापार कर सकती है, लेकिन चाय का व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं कर सकती। दूसरी बात, चीन को छोड़कर, ठीक है, चीन के साथ भी केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। चीन में इंग्लैंड की कोई और कंपनी आकर व्यापार नहीं कर सकती, ये अधिकार इसमें रखा गया। ठीक है, तो चाय, भारत में चाय और चीन के एकाधिकार को छोड़कर कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन में केवल इंग्लैंड की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। इसके अलावा भारत में चाय का केवल यही कंपनी करेगी। इसके अलावा और जो कंपनियां हैं इंग्लैंड की, वे और देशों में, इसके अलावा भारत में चाय को छोड़कर सारे व्यापार कर सकती है। ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया था। दूसरी बात करें इसमें शिक्षा पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का आदेश दिया गया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंग्लैंड की संसद ने कहा कि आप लोग भारत में जो है व्यापार कर रहे हो और भारत से लाभ कमा रहे हो, तो आप लोगों को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ये भी प्रावधान आपका 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। इसके अलावा ईसाई मिशनरी होते हैं धर्मगुरु। ईसाई धर्मगुरुओं को भारत में आने की छूट दी गई और उनसे कहा गया कि आप लोग जो है भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये कुछ मेन फैक्ट थे इसमें। एक तो कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, भारत में चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का आदेश दिया गया कंपनी को। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई थी। ये कुछ मुख्य प्रावधान थे इस एक्ट में। इसके बाद अगला एक्ट देखते हैं जो 1833 का चार्टर एक्ट था, यानी कि 20 साल बाद आया। तो 1813 का चार्टर एक्ट इसे कहा जाता है। इसके भी कुछ मुख्य प्रावधान थे और यहाँ से भी आपके अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 1813 और 1833 है, इसमें जो है इसका गलत दिया गया है, इसमें चेंज कर देता हूँ। का जो सन रहेगा वो रहेगा आपका 1833। 1833 का चार्टर एक्ट इसे कहा जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट इसे कहेंगे। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो प्रावधान किए गए उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहला तो प्रावधान यही किया गया कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, जब भी एक्ट आते थे उनमें प्रत्येक साल जो है 20 वर्ष कंपनी के बढ़ाते चले गए आपके। तो
इसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई 20 साल तक और कंपनी जो है, इंग्लैंड की जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में व्यापार करेगी या भारत में शासन करेगी। तो कार्यकाल कंपनी का कितना बढ़ाया? 20 साल के लिए। इसके बाद 20 साल बाद फिर से एक्ट आएगा आपका 1853 में। इसके बाद क्या हुआ? इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में कहा गया कि भाई सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के विभेद को समाप्त किया गया, इसमें भेदभाव को समाप्त किया गया और पहली बार कहा गया कि योग्यता के आधार पर भारत में आज से नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके बाद इसी एक्ट में एक विधि सदस्य, यानी कि कानून मंत्री, ठीक है, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और भारत में पहली बार विधि सदस्य बनने वाले या कानून मंत्री बनने वाले कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा में बहुत बड़ा जो है फेरबदल हुआ। बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर की अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के स्थान पर भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछें आपके एग्जाम में तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, और 1833 में इनको बनाया गया था। इसके अलावा कंपनी का एकाधिकार था, उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कि भारत में जो चाय का व्यापार केवल कंपनी ही करती थी, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। दूसरा, चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी का एकाधिकार भारत में उसके आसपास के क्षेत्रों से पूरी तरह से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी पॉइंट में कहा गया कि दास प्रथा को बंद की। दास प्रथा का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को खरीदा और बेचा जाता है या उसे अपना दास बनाकर रखा जाता है। तो दास प्रथा का अंत भी इसी एक्ट के माध्यम से हुआ, लेकिन 10 साल बाद। कब? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। भारत में मानव के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे इस एक्ट में। पहला, कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरे फैक्ट की बात करें तो सरकारी पदों पर योग्यता को आधार बनाया गया। तीसरी बात करें, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अलावा इसी एक्ट में कंपनी का एकाधिकार भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और 10 साल बाद 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत कर दिया था इस एक्ट के माध्यम से। अब बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, ये 10 साल बाद आया था, ठीक है। चलिए जी, इसके बारे में बात करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ कि एक तो वही फैक्ट था इसमें कि कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए और इसमें बढ़ाया गया था, ठीक है। कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन हुआ क्या कि 1853 में ये एक्ट लाया गया था और 4 साल बाद ही भारत में विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिस कारण इस कंपनी का जो है शासनकाल भारत से समाप्त कर दिया जाएगा इसके बाद। तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स थे उनको देख लेते हैं। ब्रिटेन में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इसी एक्ट के माध्यम से हुई। इंग्लैंड में ICS, इंडियन सिविल सेवा परीक्षा की जो शुरुआत की गई थी, वो इसी एक्ट के माध्यम से की गई और मैकाले समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ाया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 24। तो उनकी संख्या को घटाकर इसमें 18 कर दिया गया। उनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इस अधिनियम में, जिसे 1853 का चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हुआ क्या कि 1857 ईस्वी में एक आपकी क्रांति हुई, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले फांसी दी गई वो मंगल पांडे को दी गई थी। उसके बाद इसमें जो है अनेक क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति या विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लेकिन अंत में क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय राजाओं के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन भारत से समाप्त हो गया और इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड की राजा या महारानी ने सीधे भारत को अपने हाथों में ले लिया। यानी कि भारत पर जो अब शासन करेगी इसके बाद
1858 से भारत में जो शुरुआत होगी वो इंग्लैंड के संसद की सरकार करेगी, ठीक है। इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड की सरकार भारत में व्यापार नहीं, ठीक है, शासन करेगी अब, ठीक है। जबकि इससे पहले अभी जो शासन कर रही थी वो 1800 आपकी अगर कहने के सॉरी 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद बंगाल पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। इसके बाद ये धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गए। तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसने 1858 ईस्वी तक या 1857 ईस्वी तक भारत में शासन किया। इसके बाद जो शासन करेगी वो करेगी कौन? इंग्लैंड की संसद। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे अब। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करेंगे। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें अनेक प्रावधान किए गए, ठीक है। इसमें अनेक प्रावधान किए गए थे और इसके बारे में हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। नमस्कार। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।